बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर ऑन द टॉपिक ऑफ कॉर्डेटा। बेसिकली हमने, अगर मैं प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा सा आपको दूं आइडिया, तो हमने जो है ना स्टार्ट किया हुआ था एकाइनोडर्म्स और हेमिकॉर्डेट्स भी हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद हमने कॉर्डेट्स को डिस्कस करना है। अब कॉर्डेट्स का जो टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, यानी इसमें आपने हर एक चीज़ बड़ी मतलब एक बारीक बीनी से देखनी होती है। सो इस वजह से फॉर द सेक ऑफ ईज़ कि आसानी से आपको समझ आ सके, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किए ताकि आपको आसानी से समझ आए। डिस्कस हमने कॉर्डेटा ही करना है, लेकिन हमने थोड़ी सी इसकी जो है कैटेगराइजेशन कर दी है ताकि आपको आसानी से समझ आए। तो यहाँ पे अभी हमने पहला पार्ट डिस्कस करना है जिसका नाम है क्रैनिंग एट्टा, यानी वो ऑर्गेनिज़म जो होते तो कॉर्डेट्स हैं, उनमें जो है वो नोटोकॉर्ड मौजूद होती है, लेकिन उनके अंदर क्रैनियम नहीं होती, यानी ब्रेन के जो है ना कवरिंग नहीं होती। आपके अंदर यानी ह्यूमंस के अंदर तो क्रैनियम होती है, ठीक है, स्कल होती है जिसके अंदर ब्रेन कवर होता है, लेकिन इन ऑर्गेनिज्म में स्कल या क्रैनियम नहीं होती। तो इनको ए मीन्स विदाउट, क्रैनिएटा मीन क्रैनियम या स्कल, ठीक है। तो ए क्रैनिएटा वो ऑर्गेनिज्म जिनमें स्कल एब्सेंट होती है। ये चीज़ हमने सारी डिस्कस करनी और थोड़ा सा इनका कनेक्शन भी पढ़ना है ताकि आपको समझ आ जाए कि कॉर्डेट की किस बेस पर हम इसको ए क्रैनिएटा कह रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। यहाँ पे हम आ जाते हैं कॉर्डेट्स के अंदर। तो हम ये कहते हैं कि अगर आप इनके रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर्स की बात करते हैं कॉर्डेट्स की, तो हम ये कहते हैं कि 4 ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि तमाम ऑर्गेनिजम्स यानी तमाम कॉर्डेट्स में होते हैं। यानी ये 4 कैरेक्टर अगर उनके अंदर हैं तो आप कह सकते हैं कि ये कॉर्डेट्स हैं, या आप कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म जो है वो कॉर्डेटा के अंदर आते हैं। पहली चीज़ है नोटोकॉर्ड, डॉर्सल नर्वस सिस्टम और गिल स्लिट, इसके अलावा पोस्ट एनल टेल। नोटोकॉर्ड क्या चीज़ होती है? ये एक सॉलिड अनजॉइंटेड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है डॉर्सल पोजीशन का, यानी बॉडी की डॉर्सल पोजीशन पे आपको इस तरह के जो है एक रॉड की तरह का स्ट्रक्चर मिलता है जो बिल्कुल कॉन्टीन्यूअस स्ट्रक्चर होता है। ये जो कॉन्टीन्यूअस स्ट्रक्चर है, यानी इस तरह से आपको जो है ये स्ट्रक्चर उसकी बॉडी के पास मिलता है डॉर्सल रीजन में, कि हेड से स्टार्ट होकर टिल उसके टेल रीजन तक जाता है। इसको हम नोटोकॉर्ड कहते हैं। इसमें कोई जॉइंट नहीं है, कोई सेगमेंट नहीं होता, ठीक है। ये एक कंप्लीट डॉर्सल पोजीशन के अंदर रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये कहाँ पे मौजूद होता है? गट और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दरमियान में। कैसे? देखें कि इन ऑर्गेनिज्म में हम ये कह रहे हैं कि ये नोटोकॉर्ड है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब ये डॉर्सल पोजीशन पर है, इसका कनेक्शन किसके साथ है? ऊपर ब्रेन के साथ है, ठीक है। अब ब्रेन के साथ अगर इसका ऊपर कनेक्शन है और यहाँ पर आगे की तरफ क्या होती है? इसकी एलिमेंट्री कैनाल या इसकी गट वाला रीजन, ठीक हो गया। तो हम और साथ ही क्या होते हैं कि यही नोटोकॉर्ड है जिसने नर्वस कोऑर्डिनेशन और न्यूरॉन्स और सारी वर्किंग में इन्वॉल्व होना है। तो हम ये कहते हैं कि बॉडी की वेंट्रल और डॉर्सल पोजीशन के दरमियान, यानी नर्वस सिस्टम और गट के दरमियान ये सेंटर में होती है ताकि दोनों को कोऑर्डिनेट कर सके और बॉडी पॉस्चर भी मेंटेन कर सके। सो हम क्या कहते हैं कि नोटोकॉर्ड एक सॉलिड और अनसेगमेंटेड रॉड होती है जो डॉर्सल पोजीशन में है, यानी हेड से टेल तक जाएगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गट के दरमियान में होती है, और इसको एक्सियल एंडोस्केलेटन भी आप कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट करती है बॉडी को, यानी बॉडी की शेप को, पॉस्चर को सपोर्ट करती है और मसल अटैचमेंट के लिए पॉइंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इसको हम इस वजह से कह रहे होते हैं। और कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये पूरी लाइफ रहेगी नोटोकॉर्ड, और कुछ में ये रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम की फॉर्म में, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ है डॉर्सल ट्यूबुलर नर्वस सिस्टम या डॉर्सल नर्वस सिस्टम। ये सिंगल और ट्यूबुलर फ्लूइड फिल्ड नॉन गैंग्लिएटेड नर्व कॉर्ड होती है आउटसाइड द सीलोम, यानी बॉडी की कैविटी से ऊपर। अगर आप देखें बॉडी कैविटी ऊपर, हमने अभी बात की है कि अगर आप ये कंसिडर करते हैं कि ये बेसिकली क्या है, नोटोकॉर्ड की एक लाइन मैंने ड्रॉ की है, और यहाँ पे अगर आप ये कह रहे हैं कि उसका जो है एलिमेंट्री कैनाल है और पीछे क्या चीज़ जा रही होती है, इस तरह की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जा रहा होता है जिसके ऊपर की तरफ जो है वो ब्रेन मौजूद होता है। तो हमने यही कहा था ना कि नोटोकॉर्ड जो है ये दरमियान में मौजूद है, आगे जो है गट है और पीछे नर्वस सिस्टम है। तो वहाँ तो एक लाइन आपको ड्रॉ करवा के समझाई है अभी। यहाँ पे यही हम डॉर्सल नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं कि ये डॉर्सल पोजीशन का होता है, सिंगल एक ही ट्यूब होती है, ट्यूबुलर होती है और फ्लूइड फिल्ड है। नॉन गैंग्लिएटेड का मतलब है कि यहाँ पे आपको ये जगह जगह गैंग्लिया इस तरह से और इस तरह वाला स्ट्रक्चर कॉर्ड वगैरह नज़र नहीं आती, बल्कि ये खुद ही एक वेल डेवलप्ड रॉड की तरह का स्ट्रक्चर है। तो सिंगल है, ट्यूबुलर, फ्लूइड फिल्ड, नॉन गैंग्लिएटेड नर्व कॉर्ड है, यानी एक बाकायदा ट्यूब की फॉर्म में मौजूद होती है, और ये सीलोम यानी बॉडी कैविटी के बाहर है, ठीक है, बॉडी कैविटी के बाहर है। और ताकि इसका सीलोम जो बॉडी कैविटी के साथ कनेक्शन नहीं है, बेसिकली ये नर्वस सिस्टम को जो है ना कोऑर्डिनेट कर रही
रही होती है, उसको हेल्प कर रही होती है कोऑर्डिनेशन करने में। इसके अलावा गिल स्लिट्स क्या होती हैं, फेरेंजियल स्लिट्स जो होती हैं या फेरेंजियल पाउचेस जो होते हैं उन्हीं को हम गिल स्लिट का नाम देते हैं। लेकिन छोटा सा पोर होता है ना, तो उसको आप पोर कहते हैं। स्लिट क्या चीज़ है, एक लंबी सी चीज़ होती है, लेकिन सॉरी, स्लिट के केस में अगर हम कहते हैं कि ये एक छोटा सा पोर था, लेकिन स्लिट क्या होती है, इस तरह की एक चीज़ होती है, एक कवरिंग है कि यहाँ से पानी जो है ना गुजर जाता है, यानी लंबी सी हो, तो उसको आप स्लिट कहते हैं। तो होता क्या है कि फ्रेंजियल पाउचेस या फ्रेंजियल स्लिट या गिल स्लिट जो होती है, ये परफोरेशन होती हैं बॉडी के एंटीरियर साइड पे। यानी अब अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो ह्यूमंस में ये वाला हिस्सा जो कि नेक में आता है, यानी गर्दन वाली जगह पर जो हिस्सा है, अगर यहाँ पर छोटे छोटे इस तरह से हम कहते हैं कि यू में से दैट, कि अगर यहाँ पर हम ये कहते हैं कि इस तरह की जो है ना ये स्लिट्स बन जाए। अब ये पोर नहीं है, ये क्या चीज़ है, लंबी सी चीज़ है ना, रॉड की तरह की, तो ये स्लिट है, ठीक है। यहाँ पर अगर बनना शुरू हो जाए तो ये स्लिट है। इसको हम नाम दे रहे हैं कि ये फ्रेंजियल पाउच, फ्रेंजियल स्लिट या गिल स्लिट है। तो हम ये कह रहे हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर, यानी हम इस चीज़ को ये डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं कि गिल स्लिट क्या होती है, कि बॉडी के एंटीरियर सरफेस के लेटरल जगह पर, यानी कि जो एग्जैक्टली ह्यूमन में गर्दन वाली जगह बनती है ना, कि ये जो नेक या गर्दन वाला हिस्सा होता है, अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको जो है इस तरह की ये छोटे छोटे बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर में हम कहते हैं कि ये ओपनिंग नज़र आती हैं। इसको हम नाम क्या देते हैं, जो है ना गिल स्लिट का। और लीडिंग टू फेरेंक्स टू एक्सटीरियर, यानी कि फेरेंक्स से ये एक्सटीरियर बाहर की तरफ जा रही होती है। सो हम ये कहते हैं कि जो गिल स्लिट होती है, अगेन हम देख लेते हैं कि फ्रेंजियल पाउच है, ठीक है, परफोरेटेड स्ट्रक्चर है, अभी जैसे मैंने बनाया। बॉडी के जो एंटीरियर पार्ट है उसकी लेटरल साइड यानी लेफ्ट साइड पर मौजूद होगा। और ये चीज़ अंदर कहाँ ओपन हो रही है, कि अगर हमने ये कहा है कि यहाँ पर गिल स्लिट है, तो ये रीजन कौन सा है, ये सारा फेरिंग्स का रीजन है। और दूसरी चीज़ क्या है कि थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए बता दूं कि ये वो जगह है जो फिशेज़ में आगे डेवलप हो जाती है तो गिल्स बन जाते हैं। हमारे अंदर जो है ना ट्रैकिया का सिस्टम बन जाता है या गर्दन वाला हिस्सा बन जाता है। तो होपफुली ये आपको समझ आ गई होगी कि मैं किस पोजीशन की बात कर रही हूँ। और पोस्ट एनल टेल की अगर हम बात करें तो एनस के बियॉन्ड, यानी एम्ब्रियो स्टेज पर हम बात करते हैं उस रेफरेंस से, कि एनस वाले रीजन से आगे की तरफ जो होता है ना, एक बोन की तरह का स्ट्रक्चर होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म में वहाँ से टेल जो है डेवलप हो जाती है, जैसे डॉग हो गया, जैसे कैटल हो गई, जैसे हम कहते हैं कि हॉर्स हो गया, ठीक है, एलिफेंट हो गया, लाइन हो गया। तो इनमें टेल के रीजन, टेल बोन के साथ एक लेंथी स्ट्रक्चर होता है जिसको आप टेल कह रहे हो, जिसको पोस्ट एनल टेल भी कहते हैं। लेकिन ह्यूमंस में जो एम्ब्रियोनिक स्टेज के बाद ये टेल जो है रिग्रेस कर जाते हैं, यानी टेल जो है डिज़ोल्व हो जाती है लाइसोसोम्स की मदद से। ये चीज़ हमने लाइसोसोमल जो वर्किंग थी चैप्टर 1 के अंदर जो लाइसोसोम था तब पढ़ी थी, कि ह्यूमंस का जो एम्ब्रियो होता है उसमें भी टेल होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज पर, बिल्कुल फिंगर की जितनी छोटी सी टेल होती है, टेल बोन के साथ जो है ना कनेक्टेड होती है। लेकिन ये चीज़ जो है फिर जब डेवलपमेंट प्रोसीड करती है तो ये सारी जगह डीजनरेट कर जाती है। तो ह्यूमंस में इस वजह से टेल नहीं होती, इस वजह से लिखा है कि रिग्रेस हो जाती है, यानी रिवर्जन हो जाती है या ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है। सो ये हमारे पास 4 बेसिक कैरेक्टर्स हैं, जिसमें से नोटोकॉर्ड, डॉर्सल नर्वस सिस्टम और गिल स्लिट और पोस्ट एनल टेल। अब ये 4 ऐसे कैरेक्टर हैं कि जिन ऑर्गेनिज्म में होते हैं आप उनको कॉर्डेट्स कहते हैं। अब ज़रा थोड़ी सी हम क्लासिफिकेशन की तरफ आ जाते हैं। एक ये भी लिखी हुई है आपकी बुक के ऊपर, ये चीज़ मेंशन है, तो हम यहीं से कर लेते हैं। अब फाइलम कॉर्डेटा की जहाँ तक बात है ना, तो हम इनको ना 2 मेजर ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। किसकी बेस पे, क्रेनियम यानी स्कल की बेस पे। जिनके अंदर क्रेनियम या स्कल नहीं है उनको हम ए क्रेनिएटा कहते हैं या ए क्रेनिया कहते हैं। जैसे अभी मैंने लेक्चर के बिल्कुल स्टार्ट में आपको बताया कि आज हमने ए क्रेनिया को ही पढ़ना है, जिसमें यूरोकॉर्डेट्स आते हैं यानी ट्यूनिकेट्स, और स्फेलोकॉर्डेट्स यानी लेंसलेट्स आते हैं, ठीक है जी। दूसरा यही चीज़ आज हमने कवर करनी है कि ये क्या होते हैं, यानी ये छोटा सा ग्रुप है तो ये होता क्या है। इसके बाद जो हम चीज़ पढ़ेंगे वो क्रेनिएटा हैं, जिनमें वर्टिब्रेटा आता है, यानी इनमें क्योंकि स्कल मौजूद है तो इनको क्रेनिएटा का या क्रेनियम मौजूद होती है। और वर्टिब्रेटा का है तो इनमें 2 क्लासेस होती हैं, एक हम कहते हैं पाइसेस होती है। एक थोड़ी सी चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि एक पाइसेस होती है और एक है टेट्रापोड्स। तो जो पाइसेस है ना इसमें सारी फिशेस आती हैं। तो पाइसेस एक मेजर आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ग्रुपिंग है। और टेट्रापोड्स में सारे एम्फीबियन रेप्टाइल बर्ड्स और मैमल्स आते हैं टेट्रापोड, यानी 4 फुटेड में, जिनके अंदर 4 अपेंडेजेस होते हैं, 2 हाथ 2 पैर इस तरह से करके, ठीक है। तो पाइसेस में आगे फिर आप 2 तरह की डिवीजन करते हैं, जॉड और जॉलेस फिशेज़। तो ये बुक में मेंशन तो नहीं है, लेकिन मैंने इस वजह से थोड़ा सा आपको बताया कि कहीं आप पढ़ें तो आप कंफ्यूज ना हो कि पता नहीं ये क्या चीज़ है। तो वर्टिब्रेटा को बेसिकली हम अपेंडेजेस की बेस पे डिवाइड करते हैं, एक
टेट्रापोड है जिसमें एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल है, और दूसरा पाइसेस है जिसमें जॉलेस और जॉ फिशेस होती हैं। तो इस चीज़ को यहाँ से भी देख लेते हैं। इन्होंने डायरेक्टली यही लिखा हुआ है कि एक गनेथा है, ए मीन विदाउट, गनेथा मीन जॉ, जॉलेस फिशेस जिसमें मिक्सनी और सेफेलोस्पिडोमॉर्फी हैं, और दूसरे गनेथोस्टॉर्म्स यानी टेट्रापोड। ये यहाँ पे देख लें, जॉड फिशेस और टेट्रापोड्स उन्होंने पहले काउंट किया है, ये दोनों जॉड फिशेस में आती हैं, यानी कॉन्ड्रिक थाइस और ऑस्टिक थाइस। यानी कॉन्ड्री मतलब कार्टिलेजनस फिशेस और ये बोनी फिशेस, ये कार्टिलेजनस और ये बोनी फिशेस। फिर एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स, तो ये इसमें आते हैं। तो यही चीज़ें हमने वन बाय वन डिस्कस करनी है। आज हमने सिर्फ क्रैनिएटा के बारे में पढ़ना है। सो इसको हम देख लेते हैं। क्रैनिएटा की अगर हम बात करते हैं, हमारे पास दो तरह की ही फाइलम है, अभी हमने देखा, सॉरी सब फाइलम है, यूरोकॉर्डेट, सेफेलोकॉर्डेट। यूरो का जो वर्ड है ना, ये क्यों हम यूज़ करते हैं अभी आपको आइडिया हो जाएगा। यूरोकॉर्डेट्स बेसिकली इनकी बॉडी की एक कवरिंग होती है जो ट्यूनिका कहलाती है, और इसी वजह से इनको ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं। बॉडी की दो ही प्रोजेक्शन यानी ओपनिंग है, एक इनलेट के तौर पर काम करते तो उसको हम इनकरेंट साइफन कहते हैं, एक आउटलेट के तौर पे काम करते हैं तो उसको हम एक्सकरेंट साइफन या आउटलेट का नाम देते हैं। ठीक है। सो लार्वा और एडल्ट में क्या फ़र्क है कि लार्वा में नोटोकॉर्ड होती है टेल के रीजन में, और क्योंकि टेल के रीजन में नोटोकॉर्ड जो है ना कनेक्टेड होती है या वहाँ से लिंक्ड होती है, दैट्स वाई हम इनको यूरोकॉर्डेट्स कहते हैं। कॉर्डा का क्या मतलब है? टेल। यूरो का मतलब है कि वही जो है टेल रीजन। सो सॉरी, कॉर्डा का मतलब यहाँ से हम नोटोकॉर्ड ले रहे हैं, और यूरो का मतलब होता है टेल। सो यूरोकॉर्डेट मीन ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी टेल रीजन के साथ नोटोकॉर्ड कनेक्टेड होती है, सो दैट्स वाई इसको हम यूरोकॉर्डेट में इंक्लूड कर रहे हैं। और ये चीज़ जो है जब मेटामॉर्फोसिस होती है तो ये जो टेल रीजन है ये डिजनरेट कर जाता है या डिसअपीयर हो जाता है। एडल्ट में आप देखें तो कोई आपको एक्सियल स्केलेटन नहीं मिलता, यानी आपको नोटोकॉर्ड नहीं मिलती। जब नोटोकॉर्ड नहीं है तो मतलब एक्सियल स्केलेटन या दरमियान की शेप नहीं होती। दो ही एग्जांपल, एक एसिडिया है और एक हेलो सिम्फिया है। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये किस किस्म का ऑर्गेनिज्म है। ये देखें, होलोसिम्फिया, दूसरा एसिडिया। अब ये चीज़ आप देखेंगे दो ही ओपनिंग है, एक ये आपको नज़र आ रही है और एक आपको ये नज़र आ रही है। तो अब ये जो ऊपर की तरफ है यानी ये वाला जो है ये क्या है? इनकरेंट साइफन। पानी यहाँ से एंटर होगा सारी सर्कुलेशन करके और यहाँ से बाहर की तरफ एक्सक्रीट कर जाएगा, जिसको हम नाम के दे रहे हैं एक्सकरेंट साइफन का। ठीक है, कि वाटर ने यहाँ से एंटर होना है इनलेट साइफन से, और एक्सकरेंट साइफन से यहाँ से होते हुए और बाहर जो है वो चला जाना। तो वेस्ट मटेरियल भी लेकर जाएगा और सारी चीज़ें यहीं लेकर जाएगा। और जब नीचे की तरफ आएगा तो ये आप देख लें, गिल स्लिट आपको यहाँ पे काफ़ी कॉमन नज़र आ रही है। ये देख लें कि किस तरह से है, बिल्कुल एक स्लिट की तरह। तो ये गिल स्लिट होती है जहाँ से ये जब गुजरता है तो इसमें जो न्यूट्रिएंट वगैरह होगा तो वो ज़ाहिर सी बात है डाइजेस्टिव ट्रैक की तरफ चला जाएगा और गैसेस एक्सचेंज भी हो जाएगी। लेकिन क्या है कि वेस्ट मटेरियल यहीं से फिर होता हुआ एक्सक्रेंट कैनाल से बाहर चला जाएगा। ठीक है जी, ये होते हैं यूरोकॉर्डेट्स। और अगर आप देखें तो इनकी सारी बॉडी छोटी सी ही है और टेल रीजन भी कनेक्टेड ही है। तो लार्वल स्टेज पर बेसिकली जो इनकी नोटोकॉर्ड होती है वो बिल्कुल टेल रीजन के साथ कनेक्टेड होती है कुछ में, और कुछ में वहाँ तक पेनिट्रेट करती है। यानी कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर यूरोकॉर्डेट जो होती है वो टेल के साथ या तो कनेक्टेड होगी लार्वा के अंदर, या कुछ ऑर्गेनिज्म में जो है वो टेल के रीजन तक महदूद होती है कि वहाँ तक मौजूद होती है। इस वजह से इसको हम यूरोकॉर्डेट्स कहते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया। दूसरी तरफ हमारे पास आता है सेफेलोकॉर्डेटा। ये फ़िश की तरह इनकी बॉडी होती है। मैं आपको दिखा देती हूँ पहले ताकि आपको सही समझ आए। ये हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है ब्रेंकियोस्टोमा लैंसियोलेटम, ये साइंटिफिक नेम है। अब आप देखेंगे ये देखने में आपको फ़िश की तरह ही एक स्ट्रीम लाइन बॉडी नज़र आ रही है। ये देखेंगे ये क्या चीज़ है, इसकी नोटोकॉर्ड, ये जो आपको इस तरह से जो है ना स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, तो ये नोटोकॉर्ड है। और इसके अंदर ये ब्लूइश सी एक चीज़ है जिसको हमने क्या नाम दिया है, होलो नर्व कॉर्ड, डॉर्सल नर्व कॉर्ड। और ये क्या है, डॉर्सल फिन, जो डॉर्सल जगह पर है। ये टेल हो गई, ये एनस की ओपनिंग हो गई यहाँ पे। ठीक है, और ये लेटरल फिन है, ये एट्रियोपोर होता है यानी एक्सक्रीशन के लिए, वाटर वगैरह रिमूवल के लिए एट्रियम होता है। ठीक है, जो पंपिंग के तौर पे काम करता है। ये गिल बार है और इसके साथ ही क्या है, गिल स्लिट है। यानी इस तरह की एक चीज़ है ना। ठीक है, और इस तरह की एक चीज़ है, तो इसको आप गिल स्लिट कह रहे हैं, इसको आप गिल स्लिट कह रहे हैं। सेंटर में जो बॉडी की जगह है जहाँ पर बॉडी का मैस है उसको नाम दिया जा रहा है गिल बार का। ठीक है, वो गिल बार है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो आपको ब्लू एरिया नज़र आ रहा है ना वो क्या है, गिल बार। लेकिन ये जो आपको उसके दरम्यान सुराख नज़र आ रहे हैं ना वो है गिल स्लिट, जैसे इन्होंने काफ़ी अच्छा मेंशन किया हुआ है। तो ये सारी जो है ना रीजन है, और ये हुड स्ट्रक्चर है इसका, और टेंटिकल इसके बिल्कुल माउथ को कवर करती हैं। तो ये चेच एक शेप होती है इनकी।
सेफेलोकॉर्डेट्स। अब सेफेलोकॉर्डेट्स इसको क्यों कहा है, वर्टिब्रल सॉरी जो नोटोकॉर्ड होती है ना, इसका कनेक्शन होता है हेड रीजन के साथ। आप ये देख लें कि नोटोकॉर्ड क्या कर रही है, यहाँ से शुरू हो रही है नियर द हेड रीजन और टेल तक जा रही है, तो इस वजह से सेफेलोकॉर्डेट का है कि नोटोकॉर्ड हेड के साथ थोड़ी सी कनेक्टेड होती है। तो बॉडी फिश की तरह है, इनमें कोई हेड रीजन बाकायदा नहीं है लेकिन एंटीरियर रीजन ज़रूर है। तो इसमें टेल भी मौजूद होती है, नोटोकॉर्ड परसिस्ट करती है पूरी ज़िंदगी, रेस्पिरेशन के लिए कोई ऑर्गन नहीं है, वही गिल स्लेट सारे काम कर लेगी। एग्जांपल एक एम्फिऑक्स की है जो रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है, लेकिन आपको एक और भी इन्होंने एग्जांपल दी है जिसका नाम है ब्रेंकियोस्टोमा लैंसियोलेटम। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूँ, दैट वाज अबाउट लेक्चर, लेकिन अब मैं ये बता दूं कि आपने प्रिपेयर कैसे करना है। आपको जो चीज़ पता होनी चाहिए, कॉर्डेट्स के बेसिक कैरेक्टर्स क्या हैं, ठीक है। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब द 4 बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेट्स। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द 4 बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेट्स। तो आपने इन चारों को अच्छी तरह से याद करना है, या आपको ये भी पूछा जा सकता है, गिव एनी 2 कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेट्स। तो ये चारों आपको याद होने चाहिए, 4 पूछते हैं तो 4 लिख दें, 2 पूछते हैं तो 2 लिख दें। फिर उसके बाद आपसे जो है ये वाला जो पोर्शन है ना क्रैनियाटा का, इसमें जस्ट आपसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। आपको पता हो यूरोकॉर्डेट क्या होता है, कैसे होता है, बॉडी क्या है, एग्जांपल क्या है। सेफेलोकॉर्डेट क्या होता है, कैसे है, बॉडी शेप क्या होती है, एग्जांपल क्या है, ठीक है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको ये टेबल का लिंक याद होना चाहिए कि एक दूसरे के साथ ये कैसे कनेक्टेड है, कि इन केस अगर आपसे कोई जो है वो एमसीक्यू पूछा जाता है कि एक क्रैनियाटा के अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। एमसीक्यूज़ में नॉर्मली वो ये पूछते हैं नॉर्मल इनके कॉमन नेम, तो आपको ये चीज़ आपने करनी है फॉर एमसीक्यू, ठीक है। ये एमसीक्यू के लिए टेबल करना है, तभी आपको बाकी भी याद रहेगा, यानी आगे जो हमने पढ़ना है, क्योंकि जब आप लिंक याद करते हैं तो आपको सारी चीज़ें याद आ जाती हैं कि कौन एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर आपने ये करना है इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है, कैरेक्टर्स को। इसके अलावा ये जो है ये आपने करना है जस्ट एमसीक्यू के लिए, ठीक है। सो यहाँ से आपकी यही चीज़ बनती है। तो आपने जो है इनका जो है ना एमसीक्यू यहाँ से याद करने हैं। अब आपके असाइनमेंट में आपको बता रही हूँ होम टास्क क्या होगा, इसके भी एमसीक्यू याद करने हैं, ये भी एमसीक्यू में कर लेंगे। और ये शॉर्ट जो है ना ये सारे 4 कैरेक्टर ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपको आने चाहिए। सो दैट वाज अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप कि आपको लेक्चर की अच्छी समझ आई होगी। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक। चैप्टर 10 इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने इसी तरह से इसको कैटेगराइज करके याद करना है ताकि आपको अच्छी समझ आए। विश यू गुड लक।